हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपने जो भी कमेंट्स के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर देना ज़रूरी है, तो वो मैंने इसमें कवर किए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट करवा के लेके जाने हैं। तो भाई हाँ, आपने 6 अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपी आप फिल करवा के लेके जा रहे हो, और उसी तरीके से 6 सेट आपके डॉक्यूमेंट्स के आप साइन करवा के लेके जाइए। ठीक है, आप गेजिटेड ऑफिसर से उनको भी अटेस्ट करवाइए और उनको साथ 6 सेट, क्योंकि 6 अटेस्टेशन की कॉपी लेके जा रहे हो तो हर सेट के लिए एक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी आपको चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST उसको भी जो गेजिटेड ऑफिसर है उसे अटेस्ट करवाना है क्या। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अभी फिर से बता रहा हूँ, आप उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जा रहे हैं तो आप फ़ोटोकॉपी पे सभी डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवा के गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लेके जाइए अपने साथ में। दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज बेस्ड ट्रांसफ़र है क्या। तो पहली चीज़ तो है, यदि आप सेम डिपार्टमेंट में हो, मतलब पति पत्नी सेम BRO में ही हैं दोनों, तो आपको सेम प्रोजेक्ट मिलने के मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, 80 to 90% कि जहाँ पे आपकी मैडम या फिर आप सर्विस कर रहे हैं वहीं पे आपके सपोज सर्विस उनको भी पोस्टिंग मैक्सिमम टाइम पे वहीं पे मिल जाती है। लेकिन आप BRO के अलावा यदि दूसरे डिपार्टमेंट में हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जनरली पोस्टिंग बॉर्डर एरियाज़ में रहती है। चाहे वो जो भी बॉर्डर के एरिया हैं अपने, चाइना बॉर्डर हुआ, पाकिस्तान बॉर्डर हुआ, जिस जिस स्टेट से लगता है तो बॉर्डर एरियाज़ में रहती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर जॉब्स हैं जो कि इंडिया के भीतर जिनकी पोस्टिंग रहती है, तो आप वहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रांसफ़र हो जाएगा सपोज बेस्ड पे। तो यदि BRO डिपार्टमेंट में है तो आपको सेम प्रोजेक्ट के अंडर रख दिया जाएगा मैक्सिमम टाइम पे। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, मैंने देखा है। लेकिन यदि आप अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं दोनों, तो कोई चांस नहीं है भाई, सीधी बात है। तीसरा क्वेश्चन है कि मेडिकल और फिजिकल के बाद में ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या। तो ये आप पे डिपेंड है। तो पहले जैसे आप मेडिकल करवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, तो मेडिकल और फिजिकल लगभग 2 या 3 दिन का टाइम है। जनरली 2 दिन में हो जाता है, यदि ज़्यादा बंदे नहीं हैं तो 3 दिन मान लो, 3 या 4 दिन मान लो कि यदि ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, सपोज करो किसी की एग्ज़ाम आ रही है 1-2 महीने में, तो आप वहाँ से एक्सटेंशन लेके चले जाइए। वो कहते हैं आपको कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, एक कुछ फॉर्मेट देते हैं वो कि हाँ इस फॉर्मेट में आप फिल करके दे दीजिए आपको यदि एक्सटेंशन चाहिए। तो मेरे साथ के काफ़ी जने गए थे फिजिकल और मेडिकल करवाने के बाद में। हम जैसे 18 जने के समथिंग मेडिकल और फिजिकल क्लियर किए थे उस टाइम पे। तो 5 जनों ने ज्वाइन किया था, बाकी 12 या 13 जने वापस से गए थे, क्योंकि उनका दोबारा से CGL का एग्ज़ाम आ रहा था या कोई दूसरा एग्ज़ाम आ रहा था। तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, और एक्सटेंशन लेने के बाद में कोई ज़रूरी नहीं एट ए टाइम आपको उस टाइम शायद 28 या 30 डेज़ का एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद में आप मेल करके वापस से आप उसको फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि LDC का जो ट्रेनिंग टाइम है वो कितना होता है। भाई इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, चाहे LDC हो, UDC हो, SKT हो, चाहे चार्ज मैकेनिक हो, MSW हो, कुक हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी ट्रेड हो, सभी का ट्रेनिंग पीरियड लगभग जो मेंशन टाइम है कि 58 to 60 डेज़ है। हाँ, JEE का 30 डेज़, 28 to 30 डेज़ का होता है। बाकी सभी ट्रेड का 2 मंथ का आप मान के चलिए, फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है 2 मंथ से। JEE का एक्सटेंड नहीं होता है ट्रेनिंग पीरियड, वो 1 महीने का ही रहता है। उसके बाद में उनकी पोस्टिंग आ जाती है, उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पोस्टिंग है जो मेरिट बेस्ड होती है या रैंडम। तो पोस्टिंग भाई मेरिट बेस्ड नहीं होती, पोस्टिंग रैंडम होती है। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग से कंप्लीट होने के जस्ट 10 से 15 दिन पहले आपको पता लग जाएगा कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे आई है।
तो ये रैंडम होती है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा पोस्टिंग का कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि ये बंदा है इसको यहाँ पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में कितना टैलेंट हो, चाहे आपके 300 में से 300 नंबर आए हों और किसी के 200 आए हैं, ठीक है, तो 300 वाले को अपनी चॉइस से मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडम मिलती है पोस्टिंग। 6th क्वेश्चन है कि भाई मदर फादर या फिर मेरे नाम में या फिर कुछ जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी भी चीज़ में मेरे डॉक्यूमेंट्स में यदि मिसमैच है, सपोज करो 10th में मैंने मेरे नाम में जैसे सिंह लगा रखा है और 12th में या फिर ग्रेजुएशन में मैंने नहीं लगाया या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, ठीक है, तो या फिर मदर या फादर का नाम है वो अलग है ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। मैंने एक ओबीसी पे वीडियो बनाया हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होने पे आपको कैसे एफिडेविट बनवाना है। तो उसी तरीके से आप अपने नियर बाई कोर्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी होते हैं, मतलब वकील वगैरह बैठते हैं, तो वो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे। आप उनको इश्यू बता देना कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट या फिर ये नेम की मिसमैच है मेरे फादर की, या मेरे मदर की नेम में मिसमैच है, या फिर मेरे नाम में कुछ मिसमैच आया है कि भाई 10th में यह था, या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कुछ अलग आ गया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का, मतलब जो भी इश्यू आया है आपका, तो आप एफिडेविट बनवा के लेके चले जाना। और एफिडेविट में क्लियरली मेंशन कर देना कि सही नाम ये है, गलत नाम बाई मिस्टेक ये हो गया है और मैं इसको मतलब रेक्टिफाई करवा लूँगा। तो ये चीज़ें आप एफिडेविट में, वो उनको सब पता रहता है जो एफिडेविट बनाते हैं, तो आप उनको बस अपनी प्रॉब्लम बता देना, उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज लिख देंगे। और यदि डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो आप बाद में क्या करना कि अभी तो एफिडेविट दे देना, बाद में वहाँ से आने के बाद में अपना जो भी बोर्ड है जहाँ से आपकी मार्कशीट वगैरह निकली है वहाँ विजिट करके आप एप्लीकेशन देके और विद प्रूफ कोई आईडी वगैरह देके कि ये ओरिजिनल नाम है, बाय मिस्टेक ये हो गया है, तो आप वहाँ से वापस से निकलवा सकते हैं। सेम डे में वो निकाल के दे देते हैं, कुछ चार्ज करते हैं। सपोज अगर मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है तो मार्कशीट में आप उनको एप्लीकेशन दे दीजिए बोर्ड में जाके कि मेरा ओरिजिनल नाम ये है और बाय मिस्टेक इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो वो आपको दूसरी मार्कशीट इशू कर देंगे। हाँ, कुछ 100 या 150 रुपये उनका चार्ज है, वो चार्ज आपका कटेगा। और उसके साथ में ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा ही, और रसीद भी देंगे आपको, और रसीद काट के बाकायदा आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। 7th क्वेश्चन जो काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि भाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है एलडीसी और एसकेटी के लिए, तो भाई सभी ट्रेड के लिए, कोई भी ट्रेड हो, जो भी बीआरओ में ज्वाइन कर रहा है, सभी के लिए फिजिकल मेडिकल टेस्ट सेम ही है। मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को देखिए, और सभी के लिए सेम है, वो सेम चीज़ें फॉलो करनी होती हैं सभी को। 8th क्वेश्चन है कि जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अकोमोडेशन, क्योंकि मेरी जहाँ पे पोस्टिंग है मैंने वहाँ पे कैसी मेस है, वहाँ पे कैसा अकोमोडेशन है जेसीओज़ का और अदर ट्रेड्स का, वो मैंने आपको दिखाया है। तो काफ़ी क्वेरी थी कि सभी जगह ये सेम ही रहता है क्या, तो देख भाई मेस तो सभी जगह रहती है, अकोमोडेशन भी सभी जगह रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जैसे हेडक्वार्टर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है हेडक्वार्टर में थोड़ी फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, अच्छे से डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर्स लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ थोड़ी सी आपको सुपीरियर मिलेगी कंपेरेटिव जो नीचे की यूनिट्स हैं। तो नीचे के जो यूनिट्स हैं वहाँ पे भी अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है कि जो जितनी मैंने दिखाई हैं उसका 80 to 90% तो आपको लगभग हर जगह मेंटेन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है दूसरी जगह, लेकिन हेडक्वार्टर में जो कि आप किसी भी जगह देख लीजिए हेडक्वार्टर में थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा रहती है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपकी पोस्टिंग कहाँ आ रही है, आपको मेस वगैरह सभी अच्छे मिलते हैं और अकोमोडेशन भी अच्छा मिलता है, लगभग सिमिलर मिलता है जो मैंने दिखाया है। जो 10th क्वेश्चन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट की जनरली वैलिडिटी कितनी होती है, तो भाई मैंने ओबीसी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है,
और उसमें एक कोर्ट का मैंने वो भी दिखाया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि किसी कैंडिडेट को आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होने पे आप उसको उसका कैंडिडेचर एसएससी से कहा था कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। और उस सर्टिफिकेट कुछ उसमें वैलिडिटी भी दी है कि यदि ओबीसी सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट मेंशन होती है नोटिफिकेशन में उससे 3 साल पहले, ठीक है, मतलब 3 साल उससे पुराना और 6 महीने बाद का भी है, क्रूशियल डेट से 6 महीने बाद का और 3 साल पहले का है, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया है ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो डीवी में आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता यदि आपका इस पीरियड में बना हुआ है। तो फिर भी यदि आपका क्रूशियल डेट से बाद का यदि ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं आप उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा के साथ लेके जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। 11th क्वेश्चन है कि सर जो भी कोई कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सपोज करो वो ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन उसका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसने उस फाइनल सिलेक्शन में यदि जनरल से सीट ली ही है, मतलब कैटेगरी से सीट नहीं लेके वो एज ए कैटेगरी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होके वो यदि जनरल की सीट लेता है, तो क्या उसे जो उसके कैटेगरी, सपोज करो कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन है ओबीसी का, लेकिन सिलेक्शन उसने अच्छे मार्क्स थे उसने जनरल से सिलेक्शन लिया है, तो क्या अभी भी उसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है? तो भाई जनरली यदि आप जनरल से सीट लेते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जनरल की सीट ली है तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाओगे वहाँ पे, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपकी मन नहीं मान रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो जाए तो आप ले जाना जो आपके पास में सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने जनरल की सीट ली है, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही माना जाए, ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे। 12th क्वेश्चन है कि जो पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, ये जो अपना रिज़ल्ट आता है किसी का भी, सपोज करो सीजीएल का रिज़ल्ट आया है या फिर जेई का रिज़ल्ट आया है या फिर सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया है या फिर किसी का जो बीआरओ कंडक्ट करवाती है कोई भी एग्ज़ाम, उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया तो उसके कितने दिन बाद में आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा? तो भाई ये जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है ये है कि लगभग आपके रिज़ल्ट आने के उस डेट के 2 महीने बाद में आपको डेट बता दी जाती है कि इस डेट को आके आपको फिजिकल और मेडिकल देना है, और कंप्लीट लगभग प्रोसेस मतलब 2 महीने बाद में आपको इंटीमेट कर दिया जाता है, और जब इंटीमेट किया जाता है तो उस इंटीमेशन के 10 या 15 दिन बाद में आपका कंडक्ट करवा दिया जाता है जो भी फिजिकल और मेडिकल है, और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद में आपको पता लग जाएगा कि किस दिन को मेरा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट है। आपके रिजल्ट आने के 2 महीने बाद में आपको पता लग जाता है, 2 से 2.25 महीने बाद में। 13th क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी आती है ट्रेनिंग टाइम पे? तो भाई सैलरी यूँ है कि ट्रेनिंग टाइम का आपको बेसिक मिलता है, बेसिक जो भी आपका पे है, प्लस आपको जो आपका डीएनएस अलाउंस है डीए, वो मिलता है। ये 2 चीज़ें मिलती हैं आपको ट्रेनिंग के टाइम पे। तो सपोज करो कोई एज ए यूडीसी ज्वाइन करता है तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम उसका बेसिक पे होता है 25,500 प्लस 42% डीए, तो लगभग 10 या 11,000 रुपये वो ऐड कर लीजिए तो 35,000 के समथिंग 34-35,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसमें से एनपीएस डिडक्ट हो जाता है। हाँ, आपकी जो बाकी अलाउंसेस वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप जहाँ पोस्टिंग जाएंगे उसकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें आपके 2 या 1 महीने की जो भी आपकी ट्रेनिंग रही है उस ड्यूरेशन में जो आपके एक्स्ट्रा भत्ते थे, अलाउंसेस थे, वो सारे आपको मिल जाते हैं, बाद में इकट्ठी आती है सैलरी। ठीक है। 14th क्वेश्चन है कि हर जगह जिम और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है क्या? तो भाई जिम का हर जगह कोई ज़रूरी नहीं है, जनरली हेडक्वार्टर्स में आपको मिल जाएगी, लेकिन स्पोर्ट्स यूँ है कि आप डिपेंड करता है। मैंने मेजॉरिटी जगह पे जो भी मैक्सिमम जगह हैं मैंने देखा है कि
कोई बैडमिंटन कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट बना के रखते हैं। और तो मतलब स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आप पे डिपेंड करती है, आप वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं या आपके सीनियर्स ने कैसा कर रखा है पहले से। और मोस्ट ऑफ द जगह आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने का जो भी कोर्ट वगैरह है वो मिलेगा। लेकिन जिम हर जगह ज़रूरी नहीं है कि मिलेगी। बाकी रोड वगैरह है, तो आप एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे मैं हेडक्वार्टर में था तो मेरे वहाँ से जो रोड निकलती थी मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाता था। तो जिसको अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है जिम होना ही ज़रूरी है कि आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जॉगिंग करके आओ, एक्सरसाइज कर लो। आपको जो भी करनी है एक्सरसाइज रूम पे भी कर सकते हो और आपको कैंपस मिलेगा या कैंपस में कर सकते हो। 15वां क्वेश्चन है कि जो वेज या फिर नॉन वेज दोनों खाना मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम नहीं हर जगह पे, क्योंकि हर टाइप के कैंडिडेट होते हैं तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों खाना मिलता है। नॉन वेज जनरली बुधवार, सोमवार और सैटरडे, तो ये डिपेंड करता है बुधवार और सोमवार को मिलता है, या बाकी सैटरडे को डिपेंड करता है मेस सेक्रेटरी पे, वो बनवाना चाहे तो। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं कि संडे को कुछ बिरयानी वगैरह उसी नॉन वेज से बनवा देते हैं। तो नॉन वेज तो मिलता है, उसके साथ में वेज वालों के लिए अलग स्पेशल वेज रहता है। लेकिन दाल डेली रहेगी, चावल डेली रहेगा, और मतलब कि दोपहर के खाने में भी और शाम के खाने में दाल चावल तो फिक्स है ही। उसके अलावा चपाती आपको मिलती है, चपाती भी रहेगी और एक सब्जी साथ में रहेगी। नॉन वेज जो खाएगा वो सब्जी नहीं खाएगा, वो नॉन वेज ले लेगा, और जो वेजिटेरियन है वो अपनी सब्जी खा लेगा। तो खाने का कोई इश्यू नहीं है जनरली, निश्चिंत रहिए आप। 16वां क्वेश्चन है कि ऑफिस कितनी दूर होती है। तो ऑफिस मैक्सिमम जगह पे आपकी लोकेशन जहाँ आप रहते हैं वहाँ से हार्डली 2 या 3 मिनट का रास्ता होगा। तो आप पैदल, मतलब सेम कैंपस होता है, वहीं पे आपकी ऑफिस होती है, वहीं पे आपका अकोमोडेशन होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत दूर चल के जाना है या फिर बाइक वगैरह लेने की ज़रूरत है। तो 2 या 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी ऑफिस रहती है जहाँ आप रहते हैं वहाँ से। 17वां क्वेश्चन है कि वर्किंग आवर कितना रहता है। तो सभी के लिए सेम रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी जिस भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं 8 आवर्स आपका वर्किंग आवर्स है। तो 8 घंटे की आपकी जॉब है। अब डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है, ज़्यादा वर्कलोड है आपके पास। सपोज़ करो आप 3 जनों का स्टाफ है, 2 जने छुट्टी पे, आप अकेले हैं, तो यार काम तो निकालना पड़ता है ना। तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, संडे को 1-2 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस जहाँ आप रहते हैं उसके बगल में तो ऑफिस है। आपका मूड हो है कि अभी मैं खाली बैठा हूँ तो चले जाओ यार, काम निकाल लेता हूँ। बाकी स्टाफ पूरा है, काम नहीं है इतना, तो वो 8 आवर्स भी आपको खाली खाली दिखेंगे काफ़ी जगह पे। और कई सेक्शन ऐसे, बाकी ये सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सेक्शन ऐसे होते हैं वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है कि थ्रू आउट द ईयर है 9 से 10 घंटे आप उनको बैठना ही पड़ता है। और कुछ ऐसे सेक्शन ऐसे हैं कि वहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं होता है, तो उनके ऑफिस आवर्स में भी काम चल जाता है। और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। क्योंकि आपको काम निकलवाना है तो आपको खुद आपको आना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे अपने जो अंडर एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बुलाएंगे, फिर काम निकलवाएंगे। तो इसका ये है वर्किंग का। तो 18वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या गाड़ी आती है जैसे घर जाते हैं या फिर घर से आते हैं तो बस स्टैंड पे लेने के लिए। तो हाँ भाई, आप जिस भी यूनिट से हैं बस कॉल कर देना कि सर या साहब मैं आ रहा हूँ, तो आपके लिए गाड़ी आ जाती है आपके बस स्टैंड पे। और जब आप जा रहे होते हैं घर पे, तो जब भी आपके नियर बाई बस स्टैंड है या जो भी ड्रॉप पॉइंट है वहाँ पे आपको गाड़ी छोड़ के आ जाती है। बाकी जो भी जनरल काम है, आसपास आपको कहीं जाना है, तो भी आप जो एमटीओ हैं, एमटीओ जो गाड़ी वाड़ी की जिम्मेदारी है कि किसको देनी है, कोई सामान आना है तो एमटीओ के पास में चार्ज रहता है गाड़ी वाड़ी का सारा। उनसे कहिए सर मुझे यहाँ तक जाना है, तो वो गाड़ी अवेलेबल करवा देते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
गाड़ी अवेलेबल हो जाती है सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये ऑफिसर्स के लिए है। काम है तो आपको यार गाड़ी दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली मैंने काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर किए हैं इस वीडियो में। बाकी मैं और वीडियो डालता रहूँगा अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।